आइए मेरे बच्चों देखते हैं ना, हमारे पास हो गया था 5.2 के 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अभी 5.2 का जो समांतर श्रेणी हमारे पास दिया था उसका दिया था मेरे बच्चों छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से हल करेंगे कि ताकि हमारे पास आगे कुछ और रिजल्ट अच्छे मिल सके। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इस सवाल को समझेंगे ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सवाल कुछ खास नहीं है। सवाल को अगर करने से पहले अगर हम सोचे एक बार ध्यान से ना, तो कह क्या रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर कोई आपके सामने एक ऐसी एपी दी हुई है ना, एपी का मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिस पहले पद के लिए 11 हो, दूसरे पद के लिए 8 हो, तीसरे पद के लिए 5 हो, मतलब घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर ऐसी बात का है तो क्या इसी क्रम में चलते चलते हमें 150 प्राप्त होगा? इसी क्रम में जो ये क्रम दिया हुआ है हमारे पास एपी का, उसी में करा है कि इसी क्रम में 150 प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये बातें हम क्वेश्चन के आधार पर करते हुए समझ लेंगे। अब समझिएगा, क्रम यही होना चाहिए, क्रम का कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। अब समझने की कोशिश करिएगा, सवाल को बनाते समय ना, हल करते समय एक बात याद रखिए कि जब कोई भी क्वेश्चन हल करिए ना, और कोई एक ऐसा पैटर्न दिया हो, श्रेणी दिया हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें कुछ चीज पहले से गिवन हो, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन का मतलब दी हुई चीज क्या है। अगर हम दी हुई चीज निकाल लेते हैं और जो पूछा है यह पता कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक फार्मूले पे रखेंगे और आ जाएगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि सवाल में दिया क्या है और क्या निकालना है, तब सवाल बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया है, गिवन वाली चीजें सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में हमारे पास अगर इस एपी को ध्यान से देखें मेरे बच्चों, तो हमारे पास एपी में हमारे पास पहले ही नंबर पे दे दिया है 11। और जब पहले नंबर पे दे दिया है तो अब तक तो बात करते ही आ गए थे आपकी, पहले नंबर पे दिया हुआ पद ही के मेरे बच्चों ए1 कहलाता है। ए1 को ही हम ए कहते हैं। और जब ए की वैल्यू दी हुई तो हम अगला पद डी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रेणी अगर मेरे बच्चों कोई भी समांतर श्रेणी हो, तो अगर ए प्राप्त होगा, ए1 और ए2 दोनों प्राप्त हो, तो हम डी निकालना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि डी निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि ए टू में से हम ए टू में से किसको घटा देते हैं, ए वन को। अब अगर ए टू को ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 है, और ए वन को ध्यान से देखें तो 11 है। अर्थात यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास बच गई माइनस की थी। तो हमारे पास दो चीजें मिल गया, एक तो हमारे पास ए की वैल्यू मिल गई, और एक तो हमारे पास डी की वैल्यू मिल गई। ये दो चीजें हमें मिल गया। अगर हमें यह मिल गया है तो कह रहा है कि इसी श्रेणी में कोई पद आएगा इसी तरह चलते चलते माइनस का 150। यदि माइनस का 150 आएगा तो इसका मतलब अंतिम में ही तो आ रहा है, अंतिम में लेंगे इसको। और अंतिम पद का मतलब होता है ए एन, और ए एन की वैल्यू दे दिए माइनस 150। कर रहा है अंतिम में कभी 150 आएगा क्या? क्योंकि कब आएगा यह पता करने के लिए हमें यन चाहिए, और यह नहीं तो हमें नहीं पता है, तो यन ज्ञात करना है हमें। अब जब यदि गिवन वाला फार्मूला लगाते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, कुछ भी निकालना है ना तो एक बात याद रखिएगा, आपको हर एक चीज को ज्ञात करने के लिए उसका एक पैटर्न और इसका एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे ही लेंदी भाषा में निकाल सकते हैं, पर फार्मूला आपको हर जगह चाहिए। तो आपके पास फार्मूला समांतर श्रेणी का है, हमारे पास एनवा पद निकालने का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस होता है, एन माइनस वन होता है, और इसके साथ हम डी का मल्टीपल कर देते हैं। डी मतलब होता है सर्वांतर। डी का मतलब क्या होता है? सर्वांतर। अब एक बात आप लोग समझिएगा हमसे, कि अगर हमें ए एन दिया है, मतलब अंतिम पद हमारे पास दिया है माइनस का 150, तो हम मेरे बच्चों ए का प्लस कर देंगे, और उसके साथ एन की वैल्यू नहीं दिए और हम डी का मल्ट कर देंगे मल्टीपल, डी का कर देंगे गुड़ा, डी का कर देंगे गुड़ा। अब आपको पता होगा कि डी की वैल्यू सर जी फिर कोष्टक में काहे लिख दी है। तो एक हमको बात बताइए, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा एक मल्टीपल का चिन्ह होता है, और आपको भी पता है कि दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम माइनस को ब्रैकेट में रख दिए। अब मल्टीपल को कहा ब्रैकेट में नहीं रखे, तो एक्चुअल में दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीपल का चिन्ह होता ही होता है। अब इसको यदि हल करें हम, तो आपको पता है माइनस का 150 इधर है, और यह प्लस में 11 है, इधर आएगा तो माइनस में 11 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा कोष्ट में n माइनस वन, और हमारे पास ब्रैकेट में माइनस का 3 यही है। ब्रैकेट का मतलब होता है 3 का इन दोनों पदों में गुणा करना है हमें। इसको ऐड करेंगे तो माइनस 161 हो जाएगा, और जब इसका मल्टीपल करेंगे हमारे पास तो हो जाएगा माइनस 3n, क्योंकि माइनस 3 का n में करेंगे माइनस 3n, और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3। अब सारे पद को वहीं पे छोड़ते हैं, -3 को वहीं पे छोड़ देते हैं, चूंकि हम इस वाले पद को याद रखिएगा, इस वाले पूरे पद को, इस वाले -3 को इस साइड लेकर आते हैं, तो बनता है -161, और हमारे पास इधर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बन जाएगा। अब ध्यान से इसको देखेंगे तो माइनस
माइनस से क्रॉस नहीं बल्कि हम ऐड कर लेते हैं इसको, और हम करेंगे -61 को -3 से ऐड करेंगे तो माइनस बनेगा 164। अब माइनस से माइनस तो गया, माइनस से माइनस तो गया, हमारे पास n बराबर बना मेरे बच्चों 164/3। अब ध्यान से 164/3 करेंगे तो एक्चुअल में यह हमारे पास कटेगा नहीं, यह हमारे पास कटेगा नहीं। कितना होगा? कितना होगा काट के देखते हैं ना। 3 5 15 और 3 चौको 12। हमारे पास दो शेष बचा तो दो रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइडर को नीचे। इसका मतलब यह संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब पूरा पूरा अगर इसको काटे तो 54.66 आएगा, 54.66। अब एक बात हमेशा नोट में आप लोग याद रखिएगा, नोट में हमेशा याद रखिएगा एक बात को, कि एक्चुअल में जो n की वैल्यू है ना वो हमेशा एक धन पूर्णांक होगी। क्या होगी? धन पूर्णांक। अब आप ही लोग एक हमको बात बताइए कि जब किसी नंबर को पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा गिना जा सकता है तो क्या किसी नंबर को कह सकते हैं 54.66 नंबर पे आया है? ऐसा तो संभव नहीं है। हम कह देंगे 5.5वें नंबर पे आया है, 4.5 नंबर पे आया है। जब हम पैटर्न को 1 2 3 4 करके गिन रहे हैं तो साढ़े आधा ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मतलब डेसिमल इसमें आएगा नहीं। इसका मतलब n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास एक धन पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात हमको समझाइए कि जब पॉजिटिव इंटीजर के रूप में आएगी तो हमारे पास इस पॉजिटिव इंटीजर काहे नहीं आया है, और यदि यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया है तो इसका मतलब हमें यह कहना पड़ेगा कि इस समांतर श्रेणी में आगे बढ़े तो हमारे पास कभी भी माइनस का 150 नहीं आएगा, कभी भी माइनस का 150 नहीं आएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि इस श्रेणी में माइनस का 150 इसी क्रम में प्राप्त नहीं है, इसी क्रम में प्राप्त नहीं है। इस श्रेणी में माइनस का 150 इसी क्रम में प्राप्त नहीं है। बात खत्म। कुछ खास नहीं था सवाल में, बस सवाल का इतना ही याद करना था। तो याद रखिएगा, ये नोट के रूप में आप हमेशा याद रखिएगा कि जब n की एक वैल्यू पूर्णांक में नहीं प्राप्त होगी तो हमारे पास उस श्रेणी का nवां पद -150 नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारे पास था, एक छोटा सा सवाल था। आगे और सारे सवाल आएंगे। अब चलते हैं हम लोग छठवें के बाद 7वें नंबर पे सवाल पे, इसको नोट कर लीजिए। 7वें में चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमने 6 कराया, अब हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा ये थोड़ा सा उससे अलग है, उससे इसलिए अलग है क्योंकि हमारे पास इसमें ना एपी दिया ही नहीं। एपी का मतलब जो हमारे पास श्रेणी होनी चाहिए वो श्रेणी ही नहीं मौजूद है, लेकिन श्रेणी के कुछ पद दिए और एक कोई कोई पद पूछ दिया है। कह क्या रहा है सवाल समझिएगा, हम हमेशा गिवन की बात करते हैं तो इसलिए सवाल क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे अच्छे से। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कोई एपी है, उसका हमें 31st पद ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है। उस पर क्या आएगा? जिसका 11वां पद 38, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद हमारे पास 73 मतलब 73 दिया हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से अगर सवाल को देखें तो हम अगर हल में एक बात लिखे, हल में एक बात लिखें कि एक्चुअल में हमारे पास गिवन क्या है, हल में एक बार लिखें कि गिवन क्या है तो समझिएगा। हम कहेंगे दिया है, जो पूछा है उसके बारे में तो पता चल गया कि पूछ जाएगी 31वां पद क्या होगा, ज्ञात कीजिए। लेकिन गिवन में क्या है, हमारे पास कह रहा है कि गिवन में 11वां पद। अगर हमारे पास 11th नंबर पता है तो एक्चुअल में हमारे पास एक बात बताइए, 11th नंबर का मतलब n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, और 11th पद दे दिया है तो हमारे पास an की वैल्यू मतलब a11 की वैल्यू हमारे पास पता प्राप्त हो गई 38। अब इसके आधार पर हम एक समीकरण बना लेंगे, लिख देंगे। समीकरण के लिए फार्मूला आपको पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो एक बात बताइए कि हमारे पास 38 बराबर क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू पता है 11, और हमारे पास एक बात बताइए हमारे पास -1 होता है और d की वैल्यू हमें नहीं पता। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 38 बराबर, अगर n की वैल्यू 11 दिया तो a प्लस 10d लिख सकते हैं आप। नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d। अब इसके लिए अगर हम समीकरण देखें तो 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 11 में से एक जाएगा 10 और 10 का d में गुणा करेंगे तो 10d बन जाएगा। बस ये समीकरण एक हो गया। इसी आधार पे याद करिए, अगर n बराबर मेरे बच्चों 11 दिया है तो बना 10d,
अगर n बराबर 5 देता तो बता 4d, मतलब एक कम करके लिख देते। तो इसी तरह से हमारे पास एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चों 16वां पद दिया है तो 15d बनेगा, 14वां पद देता तो 13d बनता। तो इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 को भी लिख सकते हैं। n बराबर हमें प्राप्त है, n बराबर गिवन है हमारे पास 16, चूंकि a16 बराबर हमारे पास गिवन है 73, तो इस आधार पे हमारे पास बनेगा क्या चीज बनेगा, 73 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का n की जगह पर हम लिख देंगे 16, n की जगह पर डायरेक्टली पुट कर देते हैं 16 माइनस 1 और d का गुणा कर देते हैं, तो बनेगा 73 इक्वल टू a और प्लस 16d को हम लिख सकते हैं 15d। 16d मतलब 16 में से एक जाएगा 15, 15 का d में करेंगे 16d, 15d हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर बन गया 2। अब एक बात हमको बताइए कि हम डायरेक्ट ही यहां से लिख सकते थे कि 73 बराबर a प्लस 15d, आप लिख सकते हैं, पर एग्जाम में आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। यही पैटर्न का नंबर आपको एग्जामिनर कहेगा, खुश होगी कि भैया ले लीजिए। अब आइए अगर सवाल को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक बात तो तय है कि हमें 1 और 2 से हमें एक या तो d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। समीकरण 1 और 2 से हमें d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब पकड़ना आसान है, यहाँ पे a की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे a की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब अगर समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटाते हैं तो a की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, बचेगा d और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं। समीकरण 2 में से 2 से हम 1 को घटा देते हैं, 1 को क्या करने पर, घटाने पर। और यदि घटा देते तो हमारे पास समीकरण 2 हमारे पास 73 बराबर होता है a प्लस 15d और हमारे पास होता है 38 बराबर होता है a प्लस 10d। 10d की 9d, 10d। अब यदि हम घटाते हैं तो आपको भी पता है कि घटाते समय समीकरण के लिए बच्चे तो है नहीं आप, तो आप समझ जाएंगे कि जहां नीचे वाले अंक में जहां प्लस होता है वहां माइनस माइनस कर देते हैं हम लोग, चिन्ह का विपरीत लगा देते हैं। अब अगर हमने ऐसा कर दिया तो माइनस का a और प्लस का a घट के बन जाएगा 0, 15 में से 10 जाएगा तो 5d बचेगा और हमारे पास याद करिए 73 में से 38 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 35। अब यदि इसको एक दूसरे के इक्वल करें तो हमारे पास d बराबर क्या हो जाएगा 35, और जो 5 मल्टीप्लाई कर रहा था d में इधर जाके डिवाइड कर देगा, और एक्चुअल में d की वैल्यू हमारे पास मेरे बच्चों कितना आ गई, 7। d की वैल्यू कितना आ गई, 7। अब बड़ा आसान है, d की वैल्यू यदि 7 आ गई तो हम d की वैल्यू या तो समीकरण 1 में पुट करेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल जाएगी। और एक बात बताइए, किसी भी श्रेणी के लिए दो ही चीज तो हमें चाहिए, किसी भी समांतर श्रेणी के लिए दो को, एक तो a की वैल्यू और दूसरा d की। हम लाखों तक वो श्रेणियों को फॉलो कर सकते हैं। तो d की वैल्यू निकल गई, a का निकालने के लिए बड़ा आसान है, आपको पता है कि d का मान कहां रख दे बाबू, समीकरण 1 में। समीकरण किस में रख दे, 1 में। और यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो आपके पास समीकरण 1 तो यही है, 38 बराबर a प्लस 5 10 और गुणे d की वैल्यू रख देते हैं 7। तो एक बात बताइए, जब हमने ऐसा रखा तो 7 हमें क्या बना, 70। अब a के a बराबर हम लिख देते हैं अगर 38 तो इधर 70 प्लस में था तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में, और हमारे पास a की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस में कितना आ जाएगी बाबू, माइनस में 32। बस इतनी सी तो हमारे पास चीजें थी। अगर बेहतर आपको समझ में आ रहा है, अब बताइए ना, a बराबर हमने माइनस प्लस 70 को इधर ला दिया तो माइनस का 70 बन गया, और हमने घटा दिया तो हमारे पास जो प्राप्त होना था वो हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब यदि हमने a की वैल्यू ज्ञात कर ली तो श्रेणी के लिए हमें कोई भी पद निकालना हो, अगर हमें a और d पता है तो एक बात बताइए, तब हमें अगर 31वां पद निकालना होता, क्योंकि हमारे तो वही तो पूछा है, अतः 31वां पद क्या होगा, अतः क्यों कौन सा पद बाबू, 31 पद। 31वां पद क्या होगा, अच्छा बताइए, कोई भी पद ज्ञात करनी, 31वां का मतलब मेरे बच्चों का है, n बराबर 31 दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है, 31। अब एक बात बताइए, यदि हमें an ज्ञात करना होगा तो a बराबर a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू का, ये तो आप सभी को बेहतर पता है। तो ये जब बेहतर पता है तो हमें कुछ नहीं करना है, an बराबर रख देना है a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू हम रख देंगे माइनस का 32, और प्लस n की वैल्यू हमने पता है कि 31 आई है तो 31 रख देंगे, माइनस 1 करेंगे और d का हम मल्टीपल कर देंगे, d मतलब 7 का गुणा। आइए, और यदि हमने ऐसा कर दिया तो आगे और करना, कैलकुलेशन का कमाल है, 32
और हमारे पास 31 में से घटाएंगे 30, 30 का मेरे बच्चों साथ में गुणा करेंगे तो कितना होगा 210। और जब मेरे बच्चों an बराबर 210 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 178। बस इतना ही तो है। क्या कर रहा है, इस श्रेणी में 31वें पद पर आने वाला नंबर होगा 178। बस इतना छोटा सा सवाल था। अगर जिसको भी सवाल गलत गड़बड़ लग रहा है या कमी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में फिर इसी पर एक क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या होगा। लेकिन इससे पहले हम अगर आगे 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां या 20 तक सवाल करेंगे ना, तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जितनी भी कंफ्यूजन है सारी समाप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यह 7वां है। अब चलेंगे हम लोग किसकी तरफ, 8वां की तरफ। चलिए नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। संतरी, आइए देखते हैं ना। हमारे पास अभी इस पीछे हमने 7वां क्वेश्चन हल कराया, अब हम करेंगे 8वां। 8वां में क्या करा है, एक एपी में 50 पद है। क्योंकि हम जो पिछला सवाल जैसे किया था ना वैसे ही है, सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी भाषा अलग है। हमने पहले भी बात कर ली थी आप लोगों से कि भाषा अलग होगी, काम सेम करना है। काम किसी में कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, किसी में 1000 पद ज्ञात करने होंगे, किसी में 100 पद ज्ञात करने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी की भाषा वही, सभी के लिए फार्मूला सेम सेम। आइए करते हैं ना, करें कि एक एपी में कुल 50 पद है। अच्छा गिवन क्या है, हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं ना कि अगर आप हल करना है सवाल को ना, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बाबू सवाल में दिया क्या क्या है। गिवन हमारे पास सवाल में क्या है, कुल एपी में टोटल 150 पद है। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 150 नहीं 50 पद, अर्थात जो एपी बनेगा ना उसका अंतिम पद हमारे पास जो एन की वैल्यू है हमारे पास, एक्चुअल में मेरे बच्चों ना एन की वैल्यू हमारे पास जो भी दिया हुआ है, कह रहा है कि उसका अंतिम पद 106 है। इसका मतलब 50वां पद क्या है 106। करे कि अंतिम पद मतलब टोटल 150 पद है, तो 50 150 सॉरी टोटल 50 पद है, तो 50वें नंबर पे क्या दिया है 106। इसका मतलब एन की वैल्यू कितना हो गई 106। और चूंकि हम इसको एन ना लिखकर A50 लिखेंगे क्योंकि कर रहे हैं हम 50वें पद की बात, तो एन की वैल्यू इसके आधार पे क्या बनेगी 50। एन की वैल्यू क्या बन गई 50। अगर इसके लिए बाबू अगर हम फार्मूला में लिखें तो आपको भी पता है कि एन बराबर क्या होता है, एन की वैल्यू तो नहीं, आपको एन बराबर क्या होता है, हम एक ही बार लिख रहे हैं एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का। अब हमको एक बात बताइए एन की वैल्यू 106 दी हुई है हमारे पास, और ए की वैल्यू हमारे पास दी नहीं है, तो ए को ऐसे ही लिख देंगे, एन की वैल्यू 50 दी है, 50 दी है, उसके बाद माइनस का 1 इंटू डी की लिख देंगे। अब इसके लिए हमारे पास एक समीकरण तैयार होगा 106 बराबर ए प्लस 49 डी, क्योंकि घटाएंगे एक और डी में गुणा कर देंगे, यह समीकरण एक बन गया। अब एक बात बताइए, इसी आधार पे अगर हमने 50वां पद के लिए 106 माना, तो 12वां पद के लिए इसीलिए समीकरण क्या होगा, 12वें पद के लिए 12वां पद के लिए समीकरण क्या होगा, 12वां पद हमारे पास मेरे तीसरा पद, 12वां पद नहीं बल्कि तीसरा पद, माफ करिएगा सवाल में दिया है तीसरा पद। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक एपी में 50 पद है, कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, मतलब 50वां पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करना है, तीसरा पद 106 है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फार्मूला, इसके लिए हम डायरेक्ट समीकरण लिख सकते हैं 12 बराबर ए प्लस 3 पद है, तो इसके लिए 2d लिख देंगे। यह समीकरण नंबर क्या बन गया। हमने कहा था आपसे कि अगर तीसरा पद दे तो 2d लिखेंगे, दूसरा पद दे तो 1d लिखेंगे, पांचवा पद दे तो 4d लिखेंगे, मतलब जो पद देगा उसमें से एक कम करके d में मल्टीपल करके लिखेंगे, बाकी हमारे पास ये चीजें सेम रहेगी। और टोटल वैल्यू किसके बराबर है, जितना पद दिया है, जिस पद का जो नंबर दिया है उतना हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण बन गया ये दोनों। अब इन दोनों को हम एक ही बात के आधार पे हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता है कि समीकरण 1 और 2 को जब कन्वर्ट करेंगे या मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हम करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को क्या करने पर घटाने पर। अब थोड़ा सवाल में हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे, तो इसलिए आगे सवाल और अधिक कर पाएंगे। आपको अगर सवाल बनाने में आसानी हो रही तो सवाल पढ़िए और फटाफट साथ साथ बनाते हुए चलिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी, और हमारे पास समीकरण दूसरा है हमारे पास 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d।
अब इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इससे तो यह गया। 49 में से घटाएंगे तो ये बनेगा 47D, और इसको घटाएंगे तो मेरे बच्चों बचेगा 94। और जब यह बना तो हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपको पता है, D बराबर 47 इधर भाग करेगा तो 94 बटा के हो जाएगा 47। और जब इसको एक दूसरे का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास D बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों। और यदि D बराबर 2 आ गया तो हम D की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 अर्थात समीकरण 2 में रख देंगे। D का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में। और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको भी पता है कि समीकरण में 2 हमारे पास क्या है, 12 है, बराबर A प्लस 2 गुणे D की वैल्यू भी 2। इसके लिए क्या बनेगा, 2 दूना के 4 और इधर भेजेंगे तो 4 घट जाएगा, तो A बराबर 12 माइनस 4, अर्थात हमारे पास क्या हुआ, 8। A की वैल्यू 8 आ गई। और यदि A की वैल्यू 8 आ गई तो 29वां पद ज्ञात करना बड़ा आसान है। अतः 29वां पद, पिछले सवाल में जैसे हमने बताया कि 31वां पद ज्ञात किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे 29वां पद ज्ञात करेंगे। 29वां पद का मतलब मेरे बच्चों n की वैल्यू दे दी हुई है। 29वां पद का मतलब n की वैल्यू दे दी हुई है। और आपको पता है कि an बराबर n माइनस 1 इंटू का d होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। अब एक बात बताइए, अगर हमें इतना दे ही दिया है तो हम सीधे सीधे सवाल को बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ज्ञात करना है, an मतलब a29, an मतलब a29 बराबर a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, और प्लस n की वैल्यू हमारे पास मेरे बच्चों कितना दे दिया है, 29, और माइनस का 1 रखेंगे, और d की वैल्यू हम निकाले हैं 2। अब इसके आधार पे अगर सवाल बनाए तो आपको भी पता है कि a29 बराबर क्या होगा, 8 तो यहाँ पे छोड़ ही देते हैं, 29 में से घटाएंगे 28, 28 का 2 में गुणा करेंगे, 28 दूना के मेरे बच्चों आपको पता है कितना होता है, 56। तो a29 बराबर आपके सामने प्राप्त हो गया हमारे पास, 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64। इसका मतलब इसी श्रेणी में हमारे पास 29वें नंबर पे जो पद आएगा वो 64 आएगा। बस इतना सा सवाल है, इसके सिवा कुछ करना नहीं है सवाल में। आगे अगला सवाल पे चलेंगे हम लोग, अगर समझ में आया है तो टैग करें, और आप जो करना है करिए, लेकिन सवाल को बनाते रहिए साथ साथ। हमारे पास 8वें नंबर पे सवाल यह था, 9वें नंबर सवाल को करते आगे, तब तक इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हमने कहा कि 8वां पद हमने बना लिया, और अब करेंगे 9वां वाला। 9वां भी मतलब लगभग वैसे ही है, पर इसमें क्या करना है, कर रहा है सवाल क्या, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हुए हैं, कर रहा है कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब हमें दे दिया है कि श्रेणी में शून्य आएगा, फिक्स है कि श्रेणी में शून्य आएगा। अगर पूछता कि क्या शून्य होगा कि नहीं होगा तब ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कह दिया कि शून्य आएगा ही आएगा। इसका मतलब कोई पद an दे दिया है, मतलब कोई पद शून्य दे दिया है, मतलब इस श्रेणी में भी पूछा है कि हमारे पास n की वैल्यू मतलब कौन से नंबर पे शून्य आएगा। अब एक बात समझिएगा, एक बात, अगर हमारे पास गिवन के आधार पर सवाल बनाए तो हमारे पास दिया क्या क्या समझेंगे, दिया क्या क्या समझेंगे। हम इसलिए दिया लिखते हैं ना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए गिवन क्या क्या। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास इस श्रेणी में आपके पास चौथा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है हमारे पास 4, और 9वां पद हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 8। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सवाल में ऐसा कर रहा है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद माइनस का 8 है। यदि तीसरा पद 4 है तो a3 बराबर कितना दे दिया है, 4। तो इसका मतलब n बराबर हमारे पास इस पद के लिए 3 दे दिया है, और a3 बराबर 4 और n बराबर मेरे बच्चों 3 दे दिया। तो आपको भी पता है कि फार्मूले के आधार पर अगर इसको हम रखते हैं तो आपको भी पता है क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यह समीकरण नंबर a बन गया। क्योंकि हमारे पास a3 बराबर 4 दिया था, और a की वैल्यू a रखेंगे, कुछ दिया नहीं है, और n की वैल्यू 3 रखेंगे, और 3 में से घटाएंगे 2 बनेगा, 2 का d में गुणा करेंगे 2d हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला पद गिवन के लिए मेरे बच्चों अगला पद हमारे पास दे दिया है a9 बराबर माइनस का 8। तो हमारे पास n बराबर हो गया 9। अब n बराबर 9 हो गया तो इसके आधार पे हमारे पास मेरे बच्चों बन गया समीकरण -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब आप 8वां क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, 9वां क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि हमारे पास एक्चुअल में ऐसा करने के लिए क्या कारण था, क्योंकि हम इस फार्मूले को हमेशा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इतना लिख दिया, कैलकुलेशन को हटा दिया, उसमें सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हम लोग का। आप ऐसा भी करेंगे तो काम बन जाएगा। समीकरण नंबर 2,
लिखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं इनको हल, इनको यहीं पे हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाने, चलिए घटा दीजिए, जगह तो नीचे कम है लेकिन फिर भी कर लेते हैं यहीं पे। एक बात बताइए, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। अब एक हमको बात बताइए, इन दोनों समीकरणों के लिए क्या प्राप्त होगा, इन दोनों समीकरणों के लिए, अच्छा ए से ये तो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस। एक बात बताइए, हमारे पास यह 8d है और यह हमारे पास 2d है, 8d माइनस में है, 2d प्लस में है, अगर 8 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का क्या बनेगा, माइनस का बनेगा 6d, बराबर इधर 8 4 भी प्लस में और 8 भी नीचे प्लस में आ गया, क्योंकि माइनस था तो अपोजिट चिन्ह लग गया, प्लस में आ गया, तो 8 4 मेरे बच्चों 12 हो जाएगा। और सही से ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास d बराबर कितना आ जाएगा, 12 और बटा के माइनस का 6, 12 बटा के माइनस का 6। अब अगर इससे इसको काट देंगे, घटा मतलब भाग दे देंगे, तो हमारे पास d की वैल्यू मेरे बच्चों इन दोनों के आधार पर d की वैल्यू आ जाएगी कितना, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। लीजिए d की वैल्यू माइनस की 2 आ गई। अब एक हमको बात बताइए, d की वैल्यू माइनस की 2 आ गई तो हम आगे सवाल बना सकते हैं। d का मान कहाँ रख दें, d का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, d बराबर 2 माइनस का 2 समीकरण किस में रख दें, 1 में। यदि इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 4 बराबर a प्लस 2d है, हमारे पास d के जगह पर माइनस का 2 रख दें और गुणा करा देते हैं गुणा, तो यहाँ पे 4 आ गया और यह 2 2 कितना होगा, a बराबर माइनस का 4। अब a बराबर लिखना हो तो हम तो 4 है, या माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास मेरे बच्चों 8 आ गई। बड़ा आसान सवाल था। जब a की वैल्यू 8 आ गई तो करा क्या, कोई पद शून्य होगा, इसका मतलब पक्का होगा, कोई पद नहीं पूछा करा, इसका एक पद शून्य है। अब वो कौन सा होगा निकालने के लिए आप समझिएगा कि जब एक पद दे ही दिया है शून्य है, तो इसका मतलब अंतिम में शून्य आ रहा है, और अंतिम में शून्य का मतलब मेरे बच्चों an की वैल्यू दे दी है शून्य, और हमें an की वैल्यू शून्य दे दी है, तो हमें an का निकालना है कि कौन सा चौथा पद आएगा। तो आइए, आपको पास फार्मूला पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, और अब बार बार हम इसको लिखने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सर जी क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। आगे चले, an बराबर हमको 0 रखना है, a की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाला 8, और उसी तरह से n की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, और d की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में पता है, कितना d की वैल्यू आई थी हमारे पास, माइनस का 2, माइनस का 2। चलिए 8 को इधर आएंगे तो माइनस का 8 बनेगा, और बराबर 2 का n में गुणा करेंगे तो माइनस का 2n, और 1 में माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस m में तो प्लस का बनेगा 2। अब इसको अगर ऐसा कर लिया हमने तो माइनस का 2n बराबर हो जाएगा, यह माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, माइनस 8 और माइनस 2n बराबर, माइनस का 2n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस का 10। इसका आधार पे मेरे बच्चों n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे गया और n बराबर आ गया 10 बटा के 2, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। अर्थात अगर ऐसी कोई श्रेणी बनाते हैं तो हमारे पास पहला पद 8 होगा, और इसी तरह से हम चलते रहे तो पांचवा पद हमारे पास एक्चुअल में क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। पांचवा पद क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। हमने 9वां सवाल कर लिया, अब चलेंगे अगला सवाल 10वें नंबर पे, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं ना 10वां सवाल। अच्छा, A17 दिया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस A17, 17वां का मतलब A17 बराबर क्या होगा मेरे बच्चों, A10, A10 से कितना अधिक, 7 अधिक, यह बन गया। अच्छा, A17 का मतलब क्या लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं a प्लस 16d, A17 को आपको अभी बता रहे थे, A17 को लिख सकते हैं a प्लस 16d, और A10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d, और इसके साथ हमारे पास कितना अधिक है, 7 अधिक। बस इतना सही तो करना था। एक बात बताइए, अब आपको अगर d के बराबर करना है तो एक बात बताइए ना, हम d को यहीं पे 16d को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस 7 9d को इधर लेके आते तो माइनस का क्या बनेगा,
9d। अच्छा ए हमारे पास यहीं पर, इस ए को उस साइड ले जाते हैं, तो एक तो प्लस में और दूसरा किस में बनेगा, माइनस में, और प्लस क्या हो जाएगा 7। अच्छा बताइए, इससे तो ये आ गया, कट गया, 16 में से 9 जाएगा तो बनेगा 7d, और 7d बराबर हमारे पास मेरे बच्चों कितना आ गया 7। अच्छा d बराबर तब कितना आ जाएगा 7 बटा के 7, d बराबर 7 बटा के 7, कटेगा तो हमारे पास d की वैल्यू कितना आ जाएगी 1। यही हमारे पास सर्वांतर है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया है तो एक बात और समझिएगा, इसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से, A17 का मतलब क्या होता है। A17 को अगर A17 का अगर आप फार्मूला लिखे तो आपको पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या होता है, d होता है। अच्छा A17 का मतलब होता है मेरे बच्चों n की वैल्यू इसके साथ मेरे बच्चों n बराबर 17 रखना है, और n बराबर 17 रखना है तो A17 बराबर क्या हो गया, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू का d, और आखिरकार A17 बराबर क्या बनेगा बताइए, a प्लस 17 में से एक जाएगा 16, 16 का d में गुणा करेंगे 16d। बात समझ में आएगा। हमने इस वाले मान को, जब हमने इस 17 वाले मान को इस 10 वाले मान के बराबर किया, इसका मतलब इसके भी नीचे की वैल्यू इसके नीचे की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो इसका जब ये 17 के लिए a प्लस 16d आया है, तो उसी तरह से मेरे बच्चों अगली वैल्यू A10 के लिए क्या करेंगे, A10 के लिए क्या करेंगे, A10 बराबर होता है मेरे बच्चों a प्लस 10 माइनस 1 इंटू का d, और इसके लिए भी तो वही बनेगा a प्लस 9d। तो हमारे पास एक बना a प्लस 9d, और यह टोटल किससे कितना अधिक था 7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह 7 क्या था अधिक। तो ये दोनों सवाल इस तरह से, और दोनों वैल्यूओं को जब एक दूसरे के बराबर किए तो आपको पता है हमारे पास d बराबर कितना आया 1। यही तो पूछा था सर्वांतर क्या है। सवाल को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करिए या नोट करिए, आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। करें आगे सवाल। चलिए, हमारे 10वां सवाल छोटा सा था ना, उसमें डी की वैल्यू निकालनी थी। आपको पता है कि दो तरीके हमने बता दिए थे, जो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाला था उसको उधर बता दिया था कैसे आई थी। अब आइए समझते हैं, हमारे पास एक सवाल दिया है कि एक एपी दे दी हुई है 3, 15, 27 और 39 का कर है कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले इस एपी का हमें निकालना पड़ेगा 54वां पद, और 54वां पद में हम 132 जोड़ेंगे और उसको एन के बराबर करेंगे, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। बात समझिएगा कैसे। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या है गिवन, हल में लिखेंगे दिया है, हल में लिखेंगे दिया है। अच्छा श्रेणी का ए पद प्रथम पद क्या दिया है 3, और डी हमारे पास क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। ये तो हमारे पास आप सभी को पता है, बच्चे हमारे तेज हो गए हैं। तो 15 में से हम 3 को घटा देंगे, एक्चुअल में डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। सभी बच्चे तो हमारे वैसे भी तेज हैं, बस हमें पढ़ाना है मजाक मजाक में, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। अब डी हमारे पास आ गया, तो एक्चुअल में हमें इस पद का अगर हमें 54वां पद ज्ञात करना हो, कौन सा पद ज्ञात करना, 54वां पद। अगर हमें 54वां पद ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 54वां पद ज्ञात करेंगे तो an बराबर A54 बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, A54 बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब 3 प्लस n मतलब मेरे बच्चों कितना 54। इसके लिए n बराबर हमारे पास आपको याद है 54 दिया है, 54 माइनस का 1 और इंटू का d मतलब कितना 12। रखिए लगाइए, A54 बराबर 3 को छोड़ दीजिए, उसी तरह 54 में से 1 घटाइए 53 बचेगा, 53 का 12 में गुणा करिए, 53 का चूंकि 12 में गुणा करेंगे तो हम मेरे बच्चों 53 का दुगुना कर देते हैं 106, और 12 का आधा कर देते हैं 6, और 6 का गुणा करिए 6 6 के 36 को 6, 6 0 0 3 और 6 कम 6, इतना ही आएगा ना 636। और हमारे पास A54 बराबर क्या हो जाएगा, A54 बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 642। एक्चुअल में हमारे पास 54वां पद आया है 642, 54वां पद कितना आया है 642। इसके बारे में मत सोचिए हमने कैसे क्या किया है, ये अलग कैलकुलेशन नहीं है, कोई खास नहीं है। कैलकुलेशन की एक क्लास आएगी जिसके लिए आप समझ जाएंगे कि हमने क्या किया है। हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास यहाँ आया था, क्या प्राप्त हुआ था 54, नहीं सही तो नहीं लग रहा है। हाँ चलिए एक बार फिर से, गलती हुआ है थोड़ा सा ना। आइए सवाल का एक प्रोसेस हम भूल गए थे ना, सवाल का एक प्रोसेस भूल गए, तो उसके लिए एक प्रोसेस लगाते हैं और करते हैं। A54 बराबर क्या होगा 3 प्लस, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 53, और गुणे का 12, 53 गुणे का 12,
अब 53 गुणे का 12 बचा, तो 53 में 12 का गुणा करने से अच्छा है हम 53 को दुगुना कर देते हैं। 53 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 106, और 106 का 6 में गुणा करेंगे तो 600 कितना आएगा 36। आया तो उतना ही था, हम वैसे भी उतना ही किया था, एक प्रोसेस बस हमने लिखना भूल गए थे इसलिए इतना किया था। तो आगे लिख देंगे। एक बात बताइए, आगे A54 बराबर क्या लिखें बताइए। A54 बराबर लिखें 3 + 636, और इसको जोड़ेंगे तो A54 की वैल्यू बता दीजिए हमारे पास क्या आ गई। A54 की वैल्यू हमारे पास आ गई मेरे बच्चों 642। बात समझ में। अब क्वेश्चन 642 नहीं होगी बाबू, 600 मेरे बच्चों 39 होगी, 639 माफ करिएगा। अब समझिएगा, हमारे पास A54 की वैल्यू 639 आ गई, कह रहा है कि उससे कितना अधिक 132 अधिक, इससे 132 अधिक कौन सा होगा, तो कह देंगे अतः A54 मतलब 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक करना है बाबू, 132 अधिक करना है, ठीक ना। 132 क्या करना है अधिक, और यदि 54वें पद से 132 अधिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 54वां पद कितना है 639, और इसमें 100 कितना जोड़ देंगे 32, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए बाबू, 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 7। हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास जो 54 के बाद 132 जोड़ने के बाद जो नंबर्स आया है वो आया है 771, और यह 771 और कुछ नहीं बाबू, इसी श्रेणी का एन है, इसी श्रेणी का क्या है एन, चूंकि एन तो दे दिया हमें, एनवा पद निकालना है, तो चूंकि हम कह देंगे अतः एन की वैल्यू हमारे पास इस श्रेणी में एन की वैल्यू कितना की 771, और हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जिसके लिए हमारे पास प्रथम पद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 3, और हमने इसके लिए डी बराबर हमने निकाल लिया था कितना 12। तो सवाल आखिरकार इस पूरे श्रेणी का सवाल क्या बन गया, हमारे पास इस श्रेणी का अंतिमवा पद 171 दिया है, कह रहा है कि इस श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सर्वांतर डी है, तो हमारे पास एनवा पद मतलब कौन से नंबर पर 771 आएगा, सब बस करना है, हल करना है। तो चूंकि आपको पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर n-1 नहीं होता है, a + n-1 होता है इंटू डी। अब इसके लिए फार्मूला में सवाल रखिए, 771 बराबर ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में कितना आई है पता नहीं, और हमारे पास मल्टीपल में 12 रख देंगे, गुणा में 12। आइए करें, 3 को 771 के तरफ भेजते हैं तो 771 माइनस का बन जाएगा 3, और 2 का 12 का गुणा करेंगे एन में तो 12 एकम 12 एन, और माइनस का मेरे बच्चों 12 का इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 12, माइनस का 12। अब आइए करें आगे, यहां से करते हुए आते हैं, 771 में से 3 घटाएंगे तो मेरे बच्चों 600 क्या बचेगा 768, 12 इधर माइनस में था, इधर लेकर आएंगे तो किसमें बन जाएगा प्लस में, बराबर हमारे पास 12 एन बचा, कितना बचा, तो 12 एन बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, 12 एन बराबर अब 700 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 780। एक हमको बात बताइए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 780 बटा के 12, 12 पचे 60, 12 छक 72, और बचेगा कितना 12 छक 72 और 12 पचे 60, तो हमारे पास कितना बचा 12 छक 72 और 12 पचे 60, एक्चुअल में एन बराबर कितना आ गया 65। इसका मतलब मेरे बच्चों 54वां पद कितना था हमारे पास, 54वां पद आया था कितना 639, तो हमारे पास 65वां पद कितना आएगा 639 में अगर मैंने 132 जोड़ा था तो कितना आया था 771, इसका मतलब इस श्रेणी का 65वां पद कितना आएगा 771। सवाल आसान था, सवाल आसान था, सवाल को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि क्या जोड़े, मतलब 132 जोड़ने पर जो पद आएगा वो किस नंबर पे आएगा इसी श्रेणी में, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आया है तो आ गया। तो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास ये 11वां सवाल था। अब करेंगे सवाल नंबर 12, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 12, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हल कर चुके थे, छोटा सा आसान था ना। आइए 12वां हल को, 12वां को देखते हैं।
और छोटी छोटी भाषा में इसको आसानी से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा देखने में, पर आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। समझिएगा, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब कि सर्वांतर का मतलब दो श्रेणियां दी हुई हैं, उसका डिफरेंस एकदम समान है। अर्थात कह रहा है कि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। एक बात बताइए, हम अगर मान ले, हम क्या कर ले बाबू, मान ले, कहें कि माना प्रथम श्रेणी का, प्रथम माना किस श्रेणी का बाबू, प्रथम श्रेणी, और प्रथम श्रेणी को मेरे बच्चों हम मान लेते हैं कैपिटल ए। क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए का सर्वांतर लिख देते हैं, सार्वंतर क्या लिख देते हैं, सार्वंतर लिख देते हैं डी, सार्वंतर क्या लिख देते हैं, डी। अगर प्रथम श्रेणी ए का सार्वंतर डी है, तो एक बात बताइए, द्वितीयक श्रेणी जो सेकेंड श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, इसको हम स्मॉल ए मानते हैं, और स्मॉल ए का भी सार्वंतर क्या हो सकता है, जब इसका डी है तो इसका भी हम डी ले लेते हैं। अब कहेंगे सर जी इसका कैपिटल ए माने, इसका स्मॉल ए, बात हमें इसको मानना है तो इसके लिए इसको स्मॉल ए कैपिटल माने, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो हमारे पास डी ही होगा। सार्व अंतर क्या होगा, इसका भी सार्वंतर डी होगा। चूंकि डी दोनों के लिए बराबर दिया है, 100वें पद का सर्वांतर डी, इसलिए दोनों को हमने डी मान लिया। अब एक बात बताइए, अगर हम ए का ले ले, ए चौथा पद है, तो ए हमारे पास 100वां पद है, ए हमारे पास क्या है भाव, 100वां पद, और स्मॉल ए भी हमारे पास टोटल कितने पद है, 100वें पद के बराबर। कितने पद के बराबर, 100वें, और इन दोनों का अंतर हमारे पास क्या दिया है, डी, जो इन दोनों का अंतर डी के क्या है, बराबर। दोनों का अंतर डी के बराबर है, दोनों का अंतर किसके बराबर है, डी के बराबर, मतलब इन दोनों का जो सर्वांतर है डी के बराबर, क्योंकि डी कितना दिया है, 100, डी कितना दिया है, 100, हम इसको 100 के बराबर लिख देंगे। एक हमको बात बताइए, एक हमको बात बताइए, हम ए के लिए, ए 100 के लिए क्या लिख सकते हैं, ए 100 के लिए लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, क्योंकि ए कौन सा कैपिटल लेटर का ए लिखेंगे, और माइनस इसके लिए क्या लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर का ए प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 99 डी, बराबर। इन दोनों का अंतर कितना है बाबू हमारे पास, अब यहां पे देखिए कोष्ट में कर रहे हैं दोनों को। एक बात बताइए, दोनों में से क्या कॉमन ले लें, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 99 डी, दोनों में से कॉमन क्या लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है बता दीजिए, हमारे पास इधर ए बचता है, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, क्या बचेगा जी, इससे बढ़िया जो इधर वाला कोष्टक मत लगाइए ना, बस उस वाले पे लगाइए, छोटे वाले पे, इधर का कोष्ट, अब माइनस का गुणा उसमें करेंगे तो जो, चलिए ठीक है देखते हैं, हो जाएगा सर, ये कर, ऐसा दोनों को कोष्टक करने की जरूरत नहीं थी ना, हाँ चलिए ठीक है लगाते हैं ना, इसको a प्लस 99 डी हमारे पास यहाँ पे हो गया, इसका गुणा अंदर करते तो माइनस का एक स्मॉल ए बनेगा, ये वाला बनेगा माइनस का 99, अच्छा ये प्लस का 99 डी या माइनस का, ये दोनों किसके बराबर है, 100 के बराबर। अच्छा माइनस का 99 डी और प्लस का 99 डी तो कट गया, यह बचेगा ए स्मॉल और यह ए कैपिटल और यह स्मॉल, इस दोनों की वैल्यू हमारे पास कितना दी है, इस दोनों की वैल्यू हमारे पास कितना दी है, 100। अब जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू कितने बराबर दी है, 100 के, तो 1000वें पद के लिए निकालेंगे, अतः 1000वें पद के लिए सेम बनेगा, 1000वें पद के लिए क्या बनेगा, सेम। एक बात बताइए, 100वें पद के लिए हमारे पास a माइनस कितना, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए का माइनस 100 आया है, तो एक बात बताइए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में ए माइनस 9999 डी, और माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे, और इधर देखिए ए स्मॉल लेटर में प्लस 999 डी, 999 डी, इसका माइनस का गुणा करिए, बराबर तो हमारे पास डी के है, और डी मतलब कौन, अभी वैल्यू रखने की बात आएगी, काम बन जाएगा, डी किसके बराबर है, अब कह रहा है कि इनका सर्वांतर, इनका सर्वांतर क्या होगा, इनका सर्वांतर नहीं पता है, इसमें डी ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिखा। अब समझिएगा, यह ए और प्लस 999 डी, 999
इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का ए बनेगा और माइनस का 999 क्या बनेगा, डी, बराबर हमें डी तो निकालना है। अच्छा, इससे तो यह गया, हमारे पास क्या बचा, ए अब माइनस का, यह ए और माइनस का स्मॉल लेटर में ए। अब एक बात बताइए, यह किसके बराबर है, डी के। चूंकि हम इस वाले से अगर तुलना, इसको एक माने और इसको मान ले हम दो, इसको समीकरण एक माने और इसको समीकरण क्या मान ले, दो, और दोनों की तुलना कराएं, तो दोनों की तुलना कराने पर समीकरण एक की तुलना किससे करा दे बाबू, तुलना समीकरण किससे, दो से। तो एक बात बताइए, समीकरण एक की तुलना समीकरण दो से कराएंगे तो एक हमको बात बताइए क्या बनेगा, ए प्लस माइनस स्मॉल लेटर में ए बराबर 100, बराबर क्या लिखेंगे बाबू, और एक्चुअल में हम यही तुलना किससे करा दे, पूरे के बराबर किससे करा दे बाबू, ए और माइनस ए बराबर क्या चीज, डी से। इस पूरे की तुलना किससे करा दे, इस पूरे से, समझिएगा ना। तो हमारे पास यदि a माइनस ए की वैल्यू यहां आ गई, या दोनों एक दूसरे के बराबर, तो डी की वैल्यू किसके बराबर है, ए के। अगर आप यह नहीं करना चाहते, इतना अगर आपको लेंदी नहीं करना है, तो एक्चुअल में हमारे पास समीकरण एक में मेरे बच्चों किसका मान दिया है, a माइनस ए का मान दिया है 100, इसमें रख देंगे, ए कैपिटल ए माइनस ए का मान रखने पर, एक बराबर 100 रखने पर ना, 100 रखने पर, एक बात बताइए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 100। डी बराबर कितना हो जाएगा, इस a माइनस ए की जगह हम यहाँ इससे उठाकर क्या रख दिए, 100। तो एक्चुअल में हमारे पास जो डिफरेंस 100वें पद का होगा, वही डिफरेंस कितने का होगा, 1000वें पद का। यहाँ पे डिफरेंस 100 आया था, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आएगा, 100। एक बार और सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि माना प्रथम पद कैपिटल ए लिया और सर्वांतर क्या लिया, डी। चूंकि सर्वांतर बराबर है तो दोनों में सर्वांतर हमने क्या लिया, डी। और हमने कहा कि ए 100 माइनस ए 100 बराबर क्या लिया हमने, डी। अच्छा, ए 100 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, और बीच में माइनस है तो माइनस, और इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, बराबर किसके बराबर है, सर्वांतर 100 के बराबर। जब दोनों को कैलकुलेशन किया तो मेरे बच्चों 99 डी से 99 डी कर गया, क्योंकि हमने 9 का मल्टीपल माइनस का मल्टीपल अंदर किया है। तो बचा क्या चीज, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में दोनों का अंतर किसके बराबर है, 100 के। अगर 100वें पद का अंतर 100 के बराबर है, तो उसी तरह से 1000वें पद का भी अंतर हमने किसके बराबर निकाल दिया, डी के बराबर निकाल दिया। और जब डी के बराबर निकाल दिया और ए माइनस ए का मान रखा हमने, तो डी का मान कितना आ गया, 100। इसका मतलब जितना अंतर 100वें पद का था, उतना ही अंतर कितना था, 1000वें पद का। यह हमारे पास 12वां सवाल था। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सवाल को नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी जो मर्जी हो करिए, सवाल को बस बनाते रहिए।